नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू का असर साफ नजर आने लगा है। शादी विवाह के सीजन शुरू हो चुके हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार ने शादियों को लेकर नई एसओपी जारी कर दी है। नई एसओपी जारी होने के बाद शादी समारोह में केवल 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं शादी विवाह समारोहों से जुड़े कारोबारियों के मुताबिक पिछले साल तमाम बुकिंग कोविड के चलते लगे लॉकडाउन के चलते कैंसिल हो गई थी और इस साल भी कोरोना की मार से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। शादी विवाह से संबंधित कारोबारी एक बार फिर मंदी की मार पड़ने से परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिससे बैंक्वेट हॉल और टेंट कारोबारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। आजकल का जो समय है उसमें क्या होता है कि पार्टियां एक इवेंट करती है, लड़के और लड़की वाले ज्वाइंट इवेंट करते हैं और उसके बाद अगले दिन दोनों अपने यहाँ महिला संगीत करते हैं। तो अब जब रात का इवेंट ही नहीं होगा तो फिर महिला संगीत कहाँ से होगी? तो फिर वो कारोबार पूरा ही हमारा डैमेज हो जाएगा। जिस तरीके से पिछले साल भी इन्हीं दिनों जो है लोगों के बहुत सारी बुकिंग हमारे बैंक्वेट हॉलों में थी, वो लोगों ने कोविड का उस दौरान पीक समय चल रहा था तो कैंसिल कुछ लोगों ने कराई। उसके बाद जब लोगों ने ये देखा कि नवंबर में काम होने लगे तो लोगों ने ये मन बनाया कि अब नेक्स्ट जो आने वाला गर्मी का सीज़न है उस दौरान में बुकिंग कराएंगे, और लोगों ने बुकिंग कराई भी है हमारे पास में, जिसमें अप्रैल में बुकिंग है, 25 से 20 तारीख से लगन शुरू हो रहे हैं, मई के महीने में बुकिंग है, जून में बुकिंग है। लेकिन जैसे जैसे इस दौरान नए केस आ रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं, तो लोगों के फ़ोन पर इंक्वायरी आने लगी है और मेरे पास। वहीं लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कार्यरत एक डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो यूपी के स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल रहा है। दरअसल अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर मनीष की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और वो होम आइसोलेशन में थे, लेकिन उनकी हालत बिगड़ने के बाद वो अस्पताल पहुंचे तो उन्हें 3 घंटे तक बेड के लिए भटकना पड़ा, जिसके बाद डॉक्टर मनीष ने वीडियो जारी कर दिया और कहा कि जब एक डॉक्टर को इतनी मुश्किलों के बाद बेड मिल रहा है तो आम लोगों का क्या हाल होगा। मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन मिली एक स्ट्रेचर पर बिठा के, जिस पे डबल बेड पे एक साथ में मेरे एक महिला लेटी हुई थी। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत थी और सब ज़रूरतमंद थे, मैं अकेला ज़रूरतमंद नहीं था। उसके बाद मैंने अपने सारे दोस्तों को बोला कि मुझे बेड दिलवा दो। यहाँ के मेरे सारे दोस्तों ने काफ़ी ट्राई किया, यहाँ के काफ़ी प्रोफेसरों को कॉल किया, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। 3 घंटे बाद मुझे आरएमएल हॉस्पिटल में कोविड 2 फर्स्ट फ्लोर पे बेड मिला और मैं वहाँ पे एडमिट हुआ। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप खुद सोच लीजिए कि एक डॉक्टर को बेड लेने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो एक आम आदमी को कितना करना पड़ेगा। और आप मानिए अगर उस टाइम मेरी कंडीशन क्रिटिकल होती और मुझे बेड नहीं मिलता 3 घंटे तक, तो आज मैं आपके बीच नहीं होता। और ये सच्चाई है। राम मनोहर लोहिया प्रशासन आज भी इसके कोरोना से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। वहीं नोएडा में भी कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और कमिश्नर ने कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करवाने के लिए सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में नोएडा के थाना फेज 2 के प्रभारी योगेश मलिक अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। थाना प्रभारी योगेश मलिक अपनी टीम के साथ अपने क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए हर मार्केट और हर चौराहे पर जाकर लोगों को महामारी के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसी क्रम में थाना प्रभारी योगेश मलिक अपनी टीम के साथ सेक्टर 110 के मार्केट में पहुंचे और व्यापारियों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया। साथ ही लोगों से घरों में रहकर कोरोना को हराने की अपील की। थाना प्रभारी योगेश इस दौरान लोगों को कोविड नियमों के बारे में जानकारी देते हुए भी नजर आए। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी योगेश इस दौरान जरूरतमंद लोगों को मास्क भी उपलब्ध करवाते हुए नजर आए। अगर हर कोई थाना प्रभारी योगेश की तरह अपनी जिम्मेदारियां समझने लगे तो जल्द ही कोरोना महामारी पर विजय पाई जा सकती है।
तो आपको बता दें कि थाना प्रभारी योगेश लोगों से कोविड गाइडलाइन की पालना करने की अपील करते नजर आए, तो इसके साथ ही सख्ती के साथ कुछ लोगों से पेश भी आए जो कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को समझाइश दी, लोगों को मास्क बांटे और मुस्तैदी के साथ थाना प्रभारी योगेश और उनकी टीम पूरे फील्ड में सतर्क दिखाई दी। और वहीं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नोएडा से जुड़ गए हैं मनीष। मनीष, बताएं किस तरह से पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, किस तरह से लोगों को समझाइश दी जा रही है और थाना प्रभारी योगेश जिस तरह से काम कर रहे हैं उसको लेकर के स्थानीय जनता में क्या माहौल है? जी विवेक जी, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से कोरोना महामारी का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है, उसी तरह से गौतम बुद्ध नगर में भी कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैनात दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि थाना प्रभारी फेज 2 योगेश मलिक लोगों के बीच में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं जरूरतमंदों लोगों को मास्क वितरण भी किया जा रहा है। हालांकि गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर आलोक सिंह व डीएम सुहास एलवाई द्वारा कोरोना के रोकथाम के लिए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और किस तरह से कोरोना पर काबू पा सके उसको लेकर रोजाना बैठक भी की जा रही है। जी ठीक है मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर वाराणसी से है, जहां सभागार में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कोरोना महामारी से लोगों को ऑक्सीजन की कमी को सप्लाई कराना है। जहां जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते अन्य राज्यों की तरह वाराणसी में भी ऑक्सीजन की कमी है, जिसको दूर करने के लिए हम अन्य जिलों से संपर्क साधकर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में 1300 बेड ऑक्सीजन के साथ उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें 500 बेड नॉन ऑक्सीजन के रूप में शामिल किए गए हैं। शहर में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। जितने भी हमारे पास ऑक्सीजन के स्रोत हैं आसपास के ज़िलों में, उन सभी स्रोत से हम ऑक्सीजन के सिलेंडर प्रतिदिन भरवा पाएँ और उनको यहाँ शहर में लाके मैक्सिमम पॉसिबल बेड चलवा सकें। हमारे जो बेड थे कल तक 1300 के आसपास चल रहे थे, वो सारे पेशेंट एडमिट थे। आपको याद होगा पिछले कोरोना में मुश्किल से 200-250 लोग ही एडमिट हुआ करते थे। अधिकतर लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है बेड पे, इसलिए हर बेड के साथ ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। नॉन ऑक्सीजन बेड तो अभी भी करीब 500 और अवेलेबल हैं हमारे अलग अलग अस्पतालों में, लेकिन वो इसलिए नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि नॉन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सारे पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, हॉस्पिटलाइजेशन उन्हीं लोगों का हो रहा है। खबर सीतापुर से है, जहां कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्यकर्मी रोज अपनी जान की परवाह न करते हुए हजारों लोगों की जान बचा रहे हैं। वहीं अस्पताल में सैनिटाइजर नहीं होने से स्वास्थ्य कर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर लोकमंच न्यूज ने अस्पताल का जायजा लिया और स्वास्थ्य कर्मियों का हाल जाना। समस्या क्या है, डेली रूटीन है, डेली रूटीन के हिसाब से हम लोग अपना काम तो कर ही रहे हैं। शासन ने आदेश भी दे दिया, SMA भी लग गया है, छुट्टियां तो मिल नहीं रही। हम लोग संडे को भी ड्यूटी करते हैं और रूटीन वाइज करते हैं। जैसे मैं हूं तो डॉक्टर साहब डॉक्टर नरेंद्र हैं, डॉक्टर मैं राजू हूं, ये सर हैं, ये मुझे फ़ोन लगा देते हैं कि मैं पहुँच गया हूँ, तो या तो फिर मैं आप देख लीजिएगा 5-10 मिनट 15 मिनट। इस तरह से हम लोग अपना टाइम एडजस्ट करके, इसके बाद 4 बजे मतलब 2 बजे के बाद पैकेजिंग का काम चालू होता है। पैकिंग करने में बहुत समय लगता है उसका, क्योंकि वो पैकिंग सिस्टम ही इतना स्ट्रांग है कि उसके में अगर कुछ लीक हो गया तो भी दिक्कत है। शाम तक हम लोग को 6 बजे तक उसको डिलीवर करना रहता है, 4-5 बजे तक 5 बजे तक उसको डिलीवरी देना रहता है। तो यहाँ से एक पर्सन जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ से सैम्पलिंग को लेके और वहाँ पे सेंड करता है। इटावा जिला के अस्पताल में MCH विंग में बने 100 शैय्या कोविड अस्पताल में
25 ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता है। सीएमओ ने बताया कि 55 सिलेंडर और मंगाए जा रहे हैं। साथ ही ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाने का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। वहीं टेंडरकर्ता के खाते में फंड ट्रांसफर न होने से जिले के कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाने के काम में देरी हो रही है, जिसके चलते जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने सीएमओ की फोन पर जमकर क्लास लगाई और किसी भी हालत में बुधवार से काम शुरू कराने के लिए आदेश जारी किए हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए सिलेंडर खरीदे जा रहे हैं। 55 नए सिलेंडर खरीद लिए गए हैं और व्यवस्था कराई जा रही है। इसके अलावा डायरेक्टरेट ने एक प्रस्ताव यहाँ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लगाने को भेजा है और ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जी, मेरे पास अभी 30 मरीज एडमिट हैं, जिनमें से 10 सीरियस हैं और इस समय मेरे पास 25 सिलेंडर भरे हुए रखे हुए हैं। 10 लोगों को जो है ऑक्सीजन लगी हुई है और हमारे 15 सिलेंडर भरने के लिए गए हुए हैं। शाम तक हमें मिल जाएंगे। एक सीरियस मरीज के एक दिन में कितने सिलेंडर लग जाते हैं? एक सीरियस मरीज पर लगभग 3 सिलेंडर। अमेठी में स्वास्थ्य विभाग और सिस्टम की लापरवाही के चलते एक बुजुर्ग की मौत हो गई। दरअसल अमेठी के गौरीगंज कस्बा स्थित पोस्ट ऑफिस वाली गली में रहने वाले बुजुर्ग की हालत बीते रात बिगड़ गई, जिसके बाद बुजुर्ग और उसके परिजनों ने रात भर एम्बुलेंस के लिए फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस के लिए बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी कोई भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने एसीसी फैक्ट्री टिकरिया को फोन कर एम्बुलेंस की मांग की, जिसके बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बुजुर्ग अधेड़ को मृत घोषित कर दिया। खबर भदोही से है, जहां 24 घंटे में L2 कोविड अस्पताल में 4 मरीजों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इन दिनों लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं भदोही में बनाए गए L2 अस्पताल में 4 मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत हुई है। जब इन मरीजों की L2 कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया तब इनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। वहीं जिले में ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है, इस बात का दावा किया गया है। वहीं 200 बेड की व्यवस्था अभी तक जिले में कर ली गई है। 50 बेड और बढ़ाने को लेकर तैयारी की जा रही है, ऐसा जिलाधिकारी की तरफ से कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने प्रवासियों के ठहरने के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं। प्रवासियों का कोविड टेस्ट होगा, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही वो घर जा सकते हैं। खबर आगरा से है, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों के शव पर ही सौदा हो रहा है। बता दें कि अस्पताल से लेकर विद्युत सौदागृह पर शव जलाए जाने को लेकर खुलेआम पैसे मांगे जा रहे थे। जहां मरीज माया सिंह के कोरोना संक्रमित होने पर उनकी मौत हो गई। वहीं जब परिजनों ने अस्पताल में शव देने को कहा तो पारस हॉस्पिटल ने 2 लाख रुपए की मांग कर ली। ऐसा आरोप पारस हॉस्पिटल पर लगाया गया है। यही नहीं, पारस अस्पताल से शव को पीपीई किट में सौदा नहीं भेजने का भी आरोप लगाया गया है। हमने तो वो कर दिए थे 14,000 रुपये। 2 लाख रुपए और मांग रहे थे? हाँ, और मांग रहे थे। पैसे मांग रहे थे कि 2 लाख रुपए, 1 लाख, मतलब वो तो यहाँ तो पैसा चाहिए, हर चीज़ का पैसा चाहिए। अभी भी रात को जब डेथ हो गई हमको बुलाया तो बोले 2 पीपी किट आपको देंगे और उसको देंगे। तो हम काउंटर पे गए, काउंटर वाले ने कही देंगे। फिर जब अंदर गए ना तो उन्होंने कही हमारे पास कोई किट नहीं है। उन्होंने देश भर में कोरोना से होने वाली मौतों का सिलसिला जारी है। वहीं यूपी के आगरा में भी कोरोना के चलते कई मरीज दम तोड़ चुके हैं और कोरोना के कहर के चलते कई परिवार भी बेसहारा हो रहे हैं। इसी क्रम में ट्रेन लोको पायलट पीएन पांडे की मौत भी कोरोना के चलते हो गई। लोको पायलट के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। लोको पायलट पीएन पांडे की पत्नी 6 महीने की गर्भवती हैं। वहीं आगरा के रेलवे अस्पताल के अकाउंट इंचार्ज और शतरंज खिलाड़ी
कामिल खान की कोरोना के चलते मौत हो गई, जिसके बाद लोको पायलट और गार्ड आक्रोशित हैं। गुस्साए लोगों ने आगरा कैंट लॉबी में शव को रखकर हंगामा किया और लॉबी में ताला जड़ दिया। अमरोहा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला सैद नगली थाना क्षेत्र के ढक्का मोड़ का है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उधर मिर्जापुर जिले में वाराणसी मिर्जापुर मार्ग पर टीचर कॉलोनी में स्थित कबाड़ की दुकान में मंगलवार की सुबह अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई, जिसके कारण लगभग 4 लाख रुपए का कबाड़ जलकर खाक हो गया। बादल में उठ रहे विशाल काला धुआं देखकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, जिसके बाद आई दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं कबाड़ व्यवसायी राजेश गुप्ता ने बताया कि सुबह में किसी कारण से दुकान के पिछले भाग में आग लग गई। कबाड़ में ज़्यादातर प्लास्टिक के कबाड़ थे और कबाड़ इकट्ठा कर मंडी में भेजने की तैयारी हो रही थी, लेकिन आग लगने से लगभग 4 लाख रुपए का कबाड़ जलकर राख हो गया है। हम लोग सुबह आए, पता चला 4 बजे भोर में कि आग लग गई। उसके बाद हम लोग आए तो देख रहे थे बढ़ रहा था पूरा। अच्छा। और लेबर एक सोया था बाहर अंदर। हाँ। उसके बाद वो बुलाए तो हम आए देखे। अब तो फायर ब्रिगेड के फोन किए, आए फायर ब्रिगेड। कहाँ की टीम आई है? ये है जो अदलाहट का। अदलाहट से। तो कितना नुकसान हुआ आपका? वही 3-4। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पंचायत चुनाव को लेकर के 2 प्रत्याशियों के समर्थकों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। आपको बता दें कि वोटिंग को लेकर दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। दोनों पक्षों में जमकर चले लात घूंसे और लाठी डंडे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये पूरा मामला खतौली थाना क्षेत्र के जधेड़ी जाटान गांव का बताया जा रहा है, जहां 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच में हिंसक झड़प हुई है। ये खूनी संघर्ष के बीच से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। खबर बुरहानपुर से है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने जिले में 15 अप्रैल से 23 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगाया है, जिसको लेकर प्रशासन ने लोगों से लगातार मास्क पहनने के लिए अपील भी कर रहा है। लेकिन लोगों की लापरवाही देखकर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, जिसमें प्रशासन ने मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के चालान काटकर लोगों से उठक बैठक भी जमकर करवाया है। तो जाहिर तौर पर जो लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ में पेश आ रही है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के साथ ही साथ सड़क पर ही उठक बैठक भी कराई जा रही है। वहीं रतलाम मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन नली निकलने से एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। बता दें कि उनके पास में ही भर्ती उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से बीमार थी, लेकिन उन्होंने अपने पति को तड़पते हुए देखा और किसी तरह अपने पास रखे मोबाइल से कॉल कर अपनी बेटी को सूचना दी, लेकिन कुछ मदद मिलती उसके पहले ही वृद्ध व्यक्ति ने दम तोड़ दिया था और इसी सदमे में कुछ देर बाद उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। बता दें कि वृद्ध व्यक्ति का बिना नली के मास्क लगा होने का वीडियो भी बनाया गया, जो अब खूब वायरल हो रहा है।
और वीडियो में बताया जा रहा है कि रतलाम मेडिकल कॉलेज में किस तरह से कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस वार्ड में सहायता के लिए कोई भी डॉक्टर और नर्स मौजूद नहीं थे, बस कचरा फेंकने वाला एक शख्स मौजूद था जो पूरे वार्ड में किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध भी नहीं थी। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने पिछले 7 दिनों में पीड़ित का RT-PCR टेस्ट तक कराना मुनासिब नहीं समझा था। बता दें कि बीते दिनों कोविड जिला प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने अस्पताल का निरीक्षण किया था और अस्पताल में सुधार का दावा किया था, लेकिन अस्पताल की स्थिति जस की तस बनी हुई है। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से एक पीड़ित बुजुर्ग की मौत हो गई। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि क्या बेस्ट हो सकता है। अभी मैंने जिला कलेक्टर से और अधिकारियों से मैंने कहा है, समस्या और समाधान दोनों यहाँ पर है और प्रदेश की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से कोई कमी नहीं है, बजट की कोई कमी नहीं है। इस संकट की घड़ी में जितना बजट चाहिए उतना बजट भी मिलेगा, कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन रहा सवाल सिस्टम का, कहीं न कहीं व्यवस्थाओं में मुझे कमी लगी है, उसको ठीक करने के मैंने आज निर्देश जारी किए हैं। मेरी ससुर जी और सासू माँ को एडमिट किया था और एडमिट करने के बाद से उनकी तबीयत तो बिगड़ती चली गई, ऑक्सीजन पर थे वो। और डॉक्टर्स रोज़ कह रहे थे कि इनका टेस्ट रिपोर्ट आज आ जाएगा। 6 दिन बाद जब मैं कस्टमर केयर पे पता करता हूँ तो पता चलता है कि इनकी तो जांच ही नहीं हुई, बिना जांच के ही ये ट्रीटमेंट तो कर रहे थे। और रोज़ मुझे कहा जा रहा था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन इनको लग रहे हैं और एक भी इंजेक्शन उनको नहीं लगा। मरने के कुछ घंटों पहले भी मैंने उनसे पूछा था कि आपको कोई इंजेक्शन लगा है, तो उन्होंने कहा था कोई इंजेक्शन नहीं लगा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। नमस्कार।